धन्यवाद। मैं मेरे भाई जो पीछे हैं ये सब आगे आ जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा पीछे वालों से होता है। तो पहले तो जो इधर उधर औने कोने पकड़ के बहुत जगह आगे जगह कम पड़ रही है, मुझे भी पता लग गया है कि जगह क्यों कम पड़ रही है। बाकी सारी बातें करने से पहले सबसे पहले जब मैंने आते ही पता किया तो मुझे पता लगा जगह इसलिए कम पड़ रही है कि सदियों से जो ये क्षेत्र है जहां आज ये आदिवासी समाज की जाजम लगी हुई है, बहुत सालों से हमारे पुरखे कई पीढ़ियां इस जगह पर हमारे आदिवासी समाज का बहुत समय से कब्जा हुआ करता था। लेकिन कुछ लोग जो हमारी ही दया दृष्टि पर यहाँ पर आश्रित थे, जिनको हमारे पुरखों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने आसरा दिया, आज वो ही हमारी जमीन पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो और कुछ बात करने से पहले सबसे पहले मैं इस जमीन से जुड़ी हुई जो बात है उसको साफ कर देना चाहता हूं, और मेरा संदेश, मेरी आवाज साफ तौर पर उन व्यक्तियों तक पहुंच रही होगी जो आदिवासी समाज का ये जो क्षेत्र जमीन है, इस जमीन को लेकर पहले भी कई बार बातें हुई हैं, विवाद हुए हैं। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि इस जमीन पर अगर किसी ने नाजायज कब्जा करने की हिम्मत की तो जहां रह रहे हो वहां भी नहीं रह पाओगे, साफ ध्यान रख लेना। क्योंकि अगर मेरा समाज जब यहाँ पर इस जमीन पर जब पुरखों का कब्जा है और इस जमीन को एक करके समतलीकरण करके समाज का एक इस तरह की जगह बनाना चाहता है कि जहाँ पर समाज की इस तरह की जाजम लग सके, समाज की बैठक हो चुके, और आप उस पर अवैध कब्जा करने की कोशिश करने, डंडे के दम पर धमकाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे समाज को, भैया साफ कह रहा हूँ, सुधर जाओ, इसी में भलाई है। वरना जो जमीन जिस पे रह रहे हो ना उसके भी लाले पड़ जाएंगे, ये याद रखना। मैं सबसे पहले हमारे महापुरुषों को नमन करता हूं, मेरे संघर्ष के साथी भाई जगदीश पांडोर को नमन करता हूं, और आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत बधाई। मैं चाहूंगा वो पैड थी उसका एक पेज गणेश जी आप पैड भिजवा दें, कि कुछ बिंदु ऐसे महत्वपूर्ण थे जो मेरे पास साथियों, मेरे से पूर्व कई वक्ताओं ने बहुत सारी बात कही। अभी क्योंकि समय बहुत, आप लोग सुबह जल्दी निकले हैं, सब लोग, मुझे पता है कि शायद किसी ने भी खाना नहीं खाया होगा। मेरी माताएं बहनें यहाँ पर अपने बच्चों के साथ मौजूद हैं। एक बार जोरदार तालियां मेरी माता बहनों के लिए होनी चाहिए कि जो पूरे कंधे से कंधा मिलाकर हमारे समाज को आगे बढ़ाने में हमारे साथ खड़ी हैं। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ स्थानीय आदिवासी परिवार की टीम का कि आपने आज जो प्रयास करके ये समाज की जाजम जो लगाई है, एक बार जोरदार ताली हमारे आदिवासी परिवार की स्थानीय टीम का होना चाहिए। एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी और उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि बीच में कुछ छोटी सी बात थी झंडों को लेकर की हमारे कार्यक्रम में, लेकिन मुझे आज अच्छा लगा कि हमारे इस कार्यक्रम में नीला और सफेद दोनों झंडे एक साथ लगे। एक बार इस बात के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि ये जो समझ विकसित हो रही है, हमारे आपसी सामंजस्य विकसित हो रहा है हमारे भाइयों के मध्य, ये बहुत बड़ी जरूरत है। समय की मांग है कि खासतौर पर जो शोषित वंचित तबका है, जिसमें मुख्य तौर पर हमारा आदिवासी भाई और हमारा एससी समुदाय, हमारा दलित भाई, दोनों को, मैं दलित शब्द का प्रयोग बहुत कम करता हूँ, कभी कभी मेरे मुंह से आ जाता है, मैं उसको एक तरह से अपवाद के स्वरूप में, मैं दलित कहना भी नहीं चाहता। तो ये जो वंचित तबका है, मैं चाहता हूं कि जिनकी समस्याएं काफी हद तक एक जैसी है, उनको तो कम से कम अब एक मंच पर आने की जरूरत है, आपसे सामंजस्य की जरूरत है। तो इसलिए मैं आज इस मंच से इस पूरे क्षेत्र के समस्त हमारे आदिवासी भाई और समस्त एससी के भाई, अनुसूचित जाति के समस्त भाइयों से आग्रह करता हूं कि अब समय आ गया है आपको एक जाजम पर बैठने का और एक जैसी समस्याओं के लिए लड़ने का, इसलिए अपना सामंजस्य बढ़ाने का प्रयास करें। मैं आज सबसे पहले अपनी बात शुरू करूं। जो कुछ देर अगर आप, मुझे लगे कि आपको लग रहा है कि अगर जाने की जल्दी हो तो बता दीजिए, और अगर लगता है कि 15-20 मिनट अगर आपके पास समय है, मेरे को झेलने का 15-20 मिनट का समय है, तो हाथ खड़े करके बता दीजिए। किसी को जाने की जल्दी तो नहीं है? बहुत बढ़िया।
मैं बात शुरू करता हूं। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारे बिंदु जो शायद मैं जिन पर बात करना चाहता था उन पर बात की है, लेकिन मैं फिर भी मेरी बात को शुरू करना चाहूंगा कि जो आज वर्तमान में देश की सबसे बड़ी घटना है वो मणिपुर में हमारे आदिवासी भाइयों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो पिछले कई महीनों से आप और हम लोगों से छुपाया जा रहा है। वहां हमारी बहन बेटियों को नंगा कर पे सड़क पर घुमाया जा रहा है, उनके साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, लेकिन पूरे देश के मीडिया में कहीं कोई बात नहीं होती है। इससे शर्म की बड़ी कोई बात नहीं होगी। इसलिए मैं सबसे पहले ये चाहता हूं कि आप सब लोगों को जागरूक होने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है मणिपुर में, ऐसा क्यों हो रहा है कि वहां आज हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। और ये मत सोचिए कि वो केवल मणिपुर में हो रहा है, वो दिन दूर नहीं है कि आप और एक हम नहीं जागे तो कल के दिन यहां भी वही होगा। इसलिए आप और हमको ध्यान देने की जरूरत है कि जिन लोगों के लिए बार बार कहा जा रहा है, आज मणिपुर में जिस पार्टी की सरकार है, जिस पार्टी का देश में सरकार है, वो मणिपुर में 4-4, 5-5 महीने होते हैं, लेकिन मुंह पर टेप लगा के बैठे हैं। जो एक निर्भया बेटी सबकी बेटी होती है, चाहे मेरी बेटी है चाहे प्रधानमंत्री उसके तो बेटी नहीं है, तो उसको फर्क क्या पड़ेगा। समस्या असली है कि वो नारा तो देता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी है ही नहीं तो बेटा क्या करेगा, उसको चिंता इसलिए नहीं है। भैया हमारे घर में तो बेटी भी है, बहन भी है, माँ भी है, इसलिए हमें चिंता है। इसलिए आप सभी से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को समझने की जरूरत है। ये लोग आपको धर्म के नाम पर लड़वाएंगे, लेकिन जब आप धर्म के नाम पर उलझ जाओगे तो देख लीजिए मणिपुर में आज आपकी बहन बेटियों के साथ जो हो रहा है, कल के दिन हमारे यहाँ भी होगा। इसलिए आज सतर्क होने की जरूरत है। जो लोग धर्म की बात करेंगे उनको साफ कह दीजिए कि हमारा धर्म से कोई लेना देना नहीं है, हमारा एक ही धर्म है। हमारा धर्म है प्रकृति, हमारा धर्म है हमारा जंगल, हमारा जमीन और हमारी बहन बेटियों की इज्जत ही हमारा धर्म है। इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। बाकी ये भगवा हरा पीला जो भी तुम्हें लड़ना है लड़ते रहो, हमें कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब तो ऐसी बातें करते हैं, ऐसी कड़वी कड़वी बातें करते हैं। भैया मैं तो साफ कहता हूँ कि मैं तो नीम और वो भी करेला चढ़ा हुआ, करेला हूँ नीम चढ़ा हुआ, ये मान लीजिए, वो कहावत है। मैं कड़वी बात इसलिए करता हूँ कि जब कोई बीमारी हो जाती है तो कड़वी दवाई दी जाती है कि नहीं दी जाती है। क्यों दी जाती है? ताकि बीमारी सही हो। हमारे जो पुराने गांव में कभी कोई छोटे मोटी बीमारी हो जाती है तो नीम का कड़वा पानी काढ़ा बना के पिलाते हैं कि नहीं पिलाते, कड़वा लगता है कि नहीं लगता है, पर बीमारी सही करता है कि नहीं करता है। तो मैं भी वही काढ़ा हूं, जितना मेरी बात को पियोगे उतना इन बीमारियों से बाहर निकलेगा मेरा समाज। मणिपुर की घटना पर हम बात करते हैं तो समझ में आता है कि वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मणिपुर में जो है वहां शेड्यूल 6 लागू होता है और पूरी ताकत जो है वो आदिवासी समुदाय के हाथ में है। अभी तक उनकी जंगल और जमीन बचे हुए हैं, उनको हथियाने के लिए सारा खेल किया जा रहा है कि जबरदस्ती एक गैर आदिवासी समुदाय को एसटी में शामिल करने का प्रयास करते हैं ताकि आदिवासी समुदाय की जमीन को आराम से हड़पा जा सके, आराम से दूसरे लोगों को ट्रांसफर किया जा सके। ये सारा खेल किसी धर्म का नहीं है। वो कहते हैं हिंदू ईसाई की लड़ाई है। अरे भैया इतना तो हमें भी समझ में आ गया है। असली लड़ाई वो जो आदिवासियों की जमीन है उसको हथियाने की है, क्योंकि आदिवासियों से हथिया के वो उनके दोस्त को देनी जो है, जिनसे पिछले 2 चुनाव लड़ने का कर्जा जो ले रखा है, अडानी एंड अंबानी, उनको जमीनें देनी है। अब ऐसे नहीं आ रही। आदिवासी मणिपुर में इतनी बड़ी बात हो गई, किसी टीवी न्यूज में कोई बात नहीं, तो ऐसे पार नहीं पड़ रही। तो अभी संसद में एक नया कानून लाए हैं। उस कानून का नाम है वन संरक्षण अधिनियम 2023। आप लोगों को इसलिए समझने की जरूरत है कि बहुत जल्दी इसका नुकसान आपके साथ होने वाला है। खास तौर पर जो हमारा क्षेत्र है, ये कुंभलगढ़ जो क्षेत्र है, ये जो पूरा राजसमंद का क्षेत्र है, जो उदयपुर का क्षेत्र है, हमारा जो खास तौर पर जिसको हम भील प्रदेश कह रहे हैं, ये जो क्षेत्र है वो उस कानून से बहुत बुरी तरह प्रभावित होने वाला है। कैसे
कैसे होने वाला है ये भी आप समझ लीजिए। अभी एक उदाहरण देके समझाता हूँ, शायद समझ में आ जाए। हमारे आसपास आप थोड़ा सा यूं देखोगे तो चारों तरफ ये मार्बल की बड़ी बड़ी खाने हैं। अभी हमारे भाइयों ने एक नारा लगाया कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन, आप लोग इसको समझ लीजिए, एक बार जोरदार इस बात को समझने की जरूरत है। मैं ये नारा जो लगा रहा हूं आप भी मेरे साथ लगाएंगे कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन। जब हम कहते हैं कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, उसका भी एक कारण है। वो कारण है कि इस देश में पहले सरकार आई कि पहले आदिवासी? भाई इस देश में पहले सरकार आई कि आदिवासी? जोर से बताओ कि देश में सरकार आई कि आदिवासी? जब इस देश में पहले आदिवासी था, सरकार बाद में आई। अब ये बताओ कि ये जमीन पहले आई कि सरकार पहले आई? जमीन पहले आई। तो सरकार से पहले कौन आए? जमीन और आदिवासी दोनों आए। तो जिस जमीन पर हम पता नहीं कितने हजारों साल से जिस जमीन पर हम रह रहे हैं वो जमीन सरकारी कैसे हो गई? जमीन हमारी, सरकार ने उसको खाते में कागज में लिख ली। वो इसलिए लिख ली कि मेरे पुरखे पढ़े लिखे नहीं थे, उनको उनके हिसाब से लिखना नहीं आता था, तो उन्होंने अपने खाते में लिख ली। इसलिए अब हम कहते हैं कि भैया जो जमीन सरकारी तुमने अपने कागजों में लिख रखी है वो तुम्हारी नहीं है, वो जमीन हमारी है और हमारी जमीन को हम लेकर रहेंगे। अब ये क्या करना चाह रहे हैं कि सरकारी जमीन तो छोड़ो, जो हमारे पुरखों के नाम पे थोड़ी बहुत जमीन थी उनके कागजों में उनके नाम पर बोलती थी, अभी इन्होंने कानून लाए क्योंकि हमारा आदिवासी समुदाय ज्यादातर वन क्षेत्र के हिस्से में रहता है और ज्यादातर हमारी जमीनें जो वन क्षेत्र में आती हैं, ये कहते हैं कि अब हम कभी भी जब हमारी मर्जी होगी आदिवासी की जमीन को जब चाहे हम छीन कर किसी को भी दे सकते हैं, जब चाहे सरकार जमीन छीन सकती है। ये कानून लेकर आया है। अब आप सोचिए कि जिस दिन आप एक दिन सुबह उठे और आपके घर को बुलडोजर लाके तोड़ दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि ये तो हमने ले लिया, आप उठ के यहाँ से चले जाइए, क्योंकि आपके घर के नीचे बहुत अच्छी क्वालिटी का मार्बल निकलेगा और वो हम हमारे दोस्त अडानी अंबानी को बेचेंगे, तो आप क्या सहन कर पाएंगे? मैं पूछता हूँ, सहन कर पाएंगे? अगर नहीं कर पाएंगे तो आज आपको जागृत होने की जरूरत है। केवल यहां बातें करने से नहीं होगा, केवल मैं कह दूं तो नहीं हो जाएगा कि आप और हम सुरक्षित हो जाएंगे। उसके लिए आपको जागृत होने की जरूरत है। और जागृत किस तरह होना है? हमारे भाई पिछले 2-3 घंटे से बार बार एक बात कह रहे हैं, पिछले 2-3 घंटे से एक बात कह रहे हैं कि भाई 6 महीने बाद क्या होने वाले हैं? चुनाव, और चुनाव के जरिए क्या बनाते हैं? सरकार। अब सोचो, जो सरकार हमने फ्री की पुड़ियां खाके और डबूड़ी में बढ़ाई, वो सरकार क्या कर रही है? हमारी जमीनें लेने की तैयारी कर रही है। आपने क्या खाया था? 2-4 सूखी पुड़ी और ज्यादा से ज्यादा 1-2 डबूड़ी। डबूड़ी समझ रहे हो? पावी। देसी में कहूं तो दारू। दारू का पौवा जो आपने पिया, उस पौवे के बदले में आपको आपकी जमीन देनी पड़ेगी। ये देख लेना, अभी तक बार बार से ले रहे हैं, अब की बार अगर आपने पौवा पिया तो मान के चलना कि अगले 5 साल में आप जहां रह रहे हो वो जमीन भी ये लोग ले लेंगे। अब बताओ, पौवा पीना है कि नहीं पीना? और पौवा पियो तो भैया पियो, फिर रहोगे कहाँ? अब दोनों में से एक चीज, या तो पौवा पी लेना या सोच लेना कि अगले 5 साल में घर में रहो, सरकार कभी भी छीन सकती है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये पुड़ी और पौवे के चक्कर में मत पड़िए। चाहे सरकार कांग्रेस की हो और चाहे सरकार बीजेपी की हो, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये कभी 5 साल हम, कभी 5 साल तुम, ऐसे करके 70-75 साल से हमारे समुदाय को लूटते आ रहे हैं। अब मेरे समुदाय को जागृत होने की जरूरत है और जागने की जरूरत है। आज सुबह सुबह जब मैं उठा, उठते ही मैंने अखबार पढ़ा तो उस अखबार में बहुत बड़ी एक खबर
है कि राजसमंद जिले में टीएसपी नहीं है और इतनी इतनी जनसंख्या है। राजसमंद जिले की हमारे आदिवासी समुदाय की उन्होंने ब्लॉक वाइज जनसंख्या तक गिन के बताई। लेकिन भाई एक चीज पूछता हूँ, आपने ब्लॉक वाइज उसमें लिखा पुरुष और महिला, हमारे बच्चे नहीं है क्या? केवल पुरुष महिला ही है, हमारे बच्चों को जनसंख्या में नहीं गिनेंगे क्या? सोचने की बात है कि वो किस तरह आपको काटने का प्रयास करते हैं कि हमारी जनसंख्या को कैसे कम दिखाया जाए। आज 70-75 साल में इस पूरे एरिया में मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, आप सब लोग यहाँ मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं कि 75 साल में यहाँ के किसी भी नेता ने एक बार भी ये बोला हो, यहाँ के किसी भी एमएलए ने जितने भी रहे हो एक बार भी ये बोला हो कि ये पूरा एरिया टीएसपी में शामिल होना चाहिए? बोला है क्या? क्यों नहीं बोला? क्योंकि उसको पता है कि अगर ये एरिया टीएसपी में शामिल हो जाएगा तो इसमें सारे अधिकार इन आदिवासियों के लिए आरक्षित हो जाएंगे और हम हो जाएंगे। भैया वो नहीं बोलेगा क्योंकि उसको पता है कि ये क्षेत्र जैसे टीएसपी होगा, यहाँ के सर्वाधिकार ये आदिवासी समुदाय के लिए जब सुरक्षित होते हैं तो वो बन जाता है बाबा जी का, जिसको कोई भी बजा देगा। तो बजाना है कि नहीं बजाना है? बजाना है? एक बार जोरदार हाथ से बजाना है कि नहीं बजाना है? तो इस बार बजा के दिखाना भी है, केवल बात करने से नहीं होगा, केवल बात करने से नहीं होगा। अभी तो बात कर लेंगे लेकिन चुनाव आते आते फिर भूल जाएंगे। तो भैया भूलो तो एक चीज याद रखना, 4 दिन पुरानी घटना आपके पास में ही, ज्यादा दूर नहीं। मणिपुर तो बहुत दूर है, देखा किसने? हमने तो नहीं देखा भाई, लेकिन आपसे ज्यादा दूर नहीं, ये सायरा का तरपाल, वो तो आपने देखा है, कभी तो गए होंगे, कोई हमारा बड़ा बुजुर्ग गया होगा, कोई हमारी रिश्तेदारी होगी, दूर कोई आना जाना है हमारा, एक ये तो पास का क्षेत्र है। उसमें जो घटना हुई है, क्या वो घटना सहन करने लायक है? मैं पूछता हूँ कि अगर शराब के नशे में, जैसा कि यहाँ का प्रशासन बार बार कह रहा है कि शराब के नशे में उसने ऐसा किया, अरे भैया उसको शराब का नशा नहीं था, उसको नशा था उसकी जाति का, कि वो जिस जाति से है वो किसी के साथ भी, और खास तौर पर उसको पता था कि वो जिस जाति का है और वो इस आदिवासी समुदाय की उस मृदा के साथ कुछ भी करेगा और ये समुदाय बोलने वाला नहीं है। उसको इस बात का नशा था, क्योंकि 70 साल में हमारे समुदाय ने कभी भी बुरा हुआ, मेरे से पहले एक भाई जो वक्ता बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि जब अब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तब हम लोग बाहर नहीं निकलते हैं। हम निकले बाहर, हम गए, बहन पूजा नील के साथ हुआ, हम निकले बाहर, नहीं निकले क्योंकि वो तो बहुत दूर की है। जिस दिन मेरी बेटी के साथ होगा, मेरी बहन के साथ होगा, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। एक एक करके सबके साथ होगा। अभी भी समय है, जाग जाइए, चेत जाइए, और कोई लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। एकमात्र लड़ाई जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हथियार हमको दिया है, वो हथियार है वोट का हथियार। कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ हमारे वोट का सही इस्तेमाल करना है, उसको दारू के पौवे में नहीं बेचना है। और अगर बेचोगे तो याद रखना, जब आपको वोट दोगे तब याद रखना, वोट का बटन दबाओ, तब एक बार अपनी बेटी में पूजा पीर देखना और अपनी माँ में वो बुढ़ा माँ देखना, वो बूढ़ी माँ देखना, तब आप सोच कर वोट का बटन दबाना। उस बटन को दबाने से पहले सोचना कि अगर मैंने इनके जो 70 साल से कमल और कांग्रेस में राज किया है, इनका बटन दबाया तो मेरी बहन पूजा पीर के साथ जैसा हुआ वैसा मेरी बेटी के साथ हो सकता है, मेरी बहन के साथ हो सकता है, जो उस बूढ़ी माँ के साथ हुआ वो मेरी माँ के साथ हो सकता है। वो सोच कर वो बटन दबाना। साथियों, बातें बहुत सारी है, बहुत कुछ कहना है, लेकिन जब इस तरह की घटनाओं पर बात करता हूं तो मेरा खून खोल उठता है। मैं यहाँ पर शायद मुझे लगता है प्रशासन के बहुत कम प्रतिनिधि होंगे, लेकिन होंगे तो उनको भी मैं आज एक स्पष्ट तौर पर एक संदेश देना चाहता हूँ कि बहुत लंबे समय से बहुत सारी घटनाएं हुई है, हमने शायद सही तरीके से आपको बता नहीं पाए,
आज इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि कई बार जो घटना हुई, कल रात को भी वैसी एक घटना और हुई। क्या घटना हुई आप सभी को पता है कि केलवाड़ा में वहां पर महाराणा प्रताप के साथ राणा पूजा भील की प्रतिमा लगी हुई थी। करीब 1 साल पहले एक बंदर आता है और राणा पूजा भील की प्रतिमा को तोड़ देता है। प्रशासन कहता है बंदर था। चलो भाई, इनके बंदर इतने समझदार, क्योंकि इनके बंदर पीएचडी करके आए, उसको पता था कि राणा पूजा भील की प्रतिमाएं तोड़नी है, महाराणा प्रताप की नहीं तोड़नी है, क्योंकि महाराणा प्रताप की तोड़ी तो क्या पता पुलिस वाले उसकी तोड़ दे। कोई बात नहीं भाई, हमने मान ली बात। वो घटना हुई, उस समय हमारा समुदाय गुस्से में आया, एक इकट्ठा हुआ, लेकिन यहाँ के नेताओं ने लीपापोती करके अरे हम नई प्रतिमा लगवा देते हैं। मैं एक बात यहाँ आज पूछना चाहता हूँ कि क्या उस दिन जिस तरह राणा पूजा भील की प्रतिमा तोड़ी गई, उसी तरह अगर उस दिन महाराणा प्रताप की प्रतिमा तोड़ी जाती तो क्या इस क्षेत्र में इतनी शांति रहती? नहीं रहती, क्योंकि ये लोग ऐसे मुद्दों को राजनीति का मुद्दा बनाते हैं। हम राणा पूजा भील और महाराणा प्रताप दोनों का बराबर सम्मान करते हैं, हम दोनों का बराबर सम्मान करते हैं, हमारे लिए दोनों ही उतने सम्मानीय हैं। लेकिन वो बात हमने सहन की, 1 साल भी नहीं बीता, मूर्ति लगी तो झंडे को लेकर विवाद हुआ। भाई आप जब भगवा ध्वज लगाते हैं हमको कोई आपत्ति नहीं, आप 1 के 3 लगाओ, लेकिन जब हम हमारे आदिवासी समुदाय की अस्मिता का, हमारे सम्मान का झंडा लगाते हैं, हमारा ये जो सफेद ध्वज है ये लगाते हैं, तो उनको तकलीफ किस बात के लिए? हमने हमारा ध्वज लगाया, 1 साल भी नहीं हुआ कि अभी 1-1.5 महीने पहले हमारा जो हमारी अस्मिता का, हमारे सम्मान का जो प्रतीक है, जो हमारा ध्वज है, वो तोड़कर फाड़कर नीचे गिरा दिया जाता है। क्या ये बार बार सहन करने वाली घटना है? फिर पुलिस प्रशासन लीपापोती करता है और यहाँ खेल होता है शुरू, जो आज आप लोगों को समझने की जरूरत है। और यहाँ अगर प्रशासन के नुमाइंदे हैं तो सुन लेना, रिकॉर्ड कर लेना, जाके अपने एसपी साहब को भी बताना कि एक डॉक्टर राम मीणा आया था और वो पुलिस पर खुला आरोप लगा के गया है और आया नहीं, यही हूँ, यही रहूंगा, इस पुलिस प्रशासन की छाती पर मुंह डालता रहूंगा जब तक उस मामले का सही खुलासा नहीं करते। मैं पूछता हूँ, पहली बार बंदर आया, दूसरी बार झंडा फाड़ा, जब हमारे समुदाय में गुस्सा फूटा तो ये समझदार क्या करते कि अब मामला बिगड़ेगा, तो इन्होंने क्या किया, अगले दिन महाराणा प्रताप की मूर्ति भी तोड़वा दी। भैया वो अगले दिन तोड़वाई और तीसरे दिन क्या हुआ, सुनो कहानी। एक हमारा एससी का भाई जो मानसिक रूप से ऑलरेडी विमंदित है, यानी कि वो मानसिक रूप से पागल है, जो उसको पूरा होश आवाज नहीं था, उसको उठा के थाने में बंद कर दिया कि मूर्ति इसने फाड़ी, वो झंडा इसने फाड़ा और मूर्तियां भी इसने तोड़ी। अब सुनिए इसमें जो कहानी है और यहाँ का प्रशासन जो इस पूरे मामले में खेल खेल रहा है। मैं खुले तौर पर फिर चेतावनी देता हूँ कि सुधर जाओ, सुधर जाओ, उल्टी गिनती शुरू हो गई है तुम्हारी, उल्टी गिनती तुम्हारी शुरू हो गई है। जिस दिन नंबर पाओगे उस दिन एक एक बात का हिसाब करेंगे। हमारे भाई ने कहा, कांति दादा कहते हैं, मैं बात को पूरी और कर देता हूं कि जब तक पूरे एरिया के आदिवासी भाइयों को एक साथ छोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। और दूसरी बात, जो असली बात, कि जब तक यहाँ पे जो इस तरह की हरकतें करने वाले लोग हैं उनको तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। ये भी बात समझ लीजिए। अब उसमें कहानी क्या, जो आदमी पागल पहले आया, कौन, बंदर, जो आके कहेगा नहीं भाई मैंने नहीं फाड़ी, अभी ये मेरा नाम लेता तो मैं तो बता देता, मैं प्रूफ
लिया था। पहले लाए बंदर जो आके कहेगा नहीं कि मैंने मूर्ति तोड़ी कि नहीं तोड़ी। दोबारा लाए एक ऐसा व्यक्ति जो भी एससी से, ताकि हमारा जो एससी और एसटी समाज है आपस में लड़ने लग जाए, गुस्से में आके आपस में लड़ने लग जाए। और वो भी एक भाई जो मानसिक रूप से विमंदित है, उसको लेकर आए और कहा कि भाई इसने तोड़ी। तो भाई एक सवाल में यहाँ के थाना अधिकारी, यहाँ के डिप्टी पुलिस, यहाँ के एसपी पुलिस से पूछता हूँ कि इतनी तो समझ तुम में भी होगी, उसमें तो नहीं थी भाई, वो तो पागल था, पर तुम में तो होगी कि वो 1 साल पहले तो राणा पूंजा की मूर्ति तोड़ेगा, सिर्फ राणा पूंजा की ही तोड़ेगा क्योंकि वो पागल है। उसको पता है कि ये महाराणा प्रताप है, ये राणा पूंजा है तो इसी की तोड़नी क्योंकि वो तो पागल है। फिर 1 साल बाद वो आके सबसे पहले सफेद झंडा ही फाड़ेगा क्योंकि पता है वो तो पागल है, उसको पता है ये आदिवासी समुदाय का झंडा है। उधर वाला तो उसको समझ में आ रहा है वो पागल है, तुम तो पागल नहीं थे। तुमको तो समझना चाहिए कि आदमी इतना समझदार है, जो पागल है वो इतना समझदार है कि वो आके केवल आदिवासी समुदाय का झंडा ही फाड़ेगा। लेकिन जब दूसरे दिन हमारे समुदाय में जब प्रतिक्रिया हुई, जब बात हमारे सामने आई, हमने ट्विटर पर खुले तौर पर चुनौती दी, तो इनसे बढ़ती नहीं बढ़ी। जब इनकी फटी झंडा तो 1 दिन पहले फटा, दूसरे दिन इनकी फटी, तो इन्होंने जल्दी जल्दी में उसको घूमते हुए बेचारे को पकड़ के लाके कहानी बनाई। अब मुझे एक बात बताओ भाई कि जब ये फटी तभी उसको कैसे समझ आया पागल को कि अब मुझे महाराणा प्रताप की मूर्ति भी तोड़नी है। तीसरे दिन उसको समझ में आ गया कि अब मुझे महाराणा प्रताप की मूर्ति तोड़नी है, अगर नहीं तोड़ी तो ये पूरा आदिवासी समुदाय एकत्रित हो जाएगा और इनकी जो ये पूरा प्रशासन इतने टाइम से लीपापोती करके नई नई कहानी बना रहा है, अब इनकी तोड़ने का नंबर लगा देंगे। तोड़ने से मतलब ये समझना इनकी कैसे तोड़ी जाएगी, इनकी कैसे तोड़ी जाएगी, क्योंकि इनको कैसे तोड़ना है उसका तरीका मैंने अभी बताया। ये किसके इशारों पे चलते हैं? ये चलते हैं सरकार और नेताओं के इशारों पे, राजनीतिक ताकत के इशारे पे। और जिस दिन मेरे समुदाय का बेटा, मेरा भाई आपके बीच में से आपकी लड़ाई लड़ने वाला जिस दिन विधानसभा में जाकर आपकी आवाज गूंजेगी, उस दिन ये अपने आप आगे आगे नाचेंगे। जिस दिन कोई हमारी लड़ाई लड़ने वाला आपके बीच में से, हमारे भाइयों में से खड़ा होकर इनसे सवाल करेगा तो इनकी तो अपने आप ही टूट जाएगी। इनकी तोड़ने के लिए आपको अलग से कोई डंडा उठाने की जरूरत नहीं है। इनकी तोड़नी है तो याद रखना 6 महीने बाद चुनाव है और वो बटन दबाओ, तब याद रखना कि एक बंदर आता है और राणा पूंजा की ही मूर्ति तोड़ के जाता है। याद रखना कि एक पागल आदमी आता है और वो इतना समझदार लेके आता है पुलिस वाला कि वो भी केवल हमारा ही झंडा फाड़ के जाता है। ये बटन दबाते टाइम याद रखना। आई बात समझ में? तो कौन से बटन नहीं दबाने ये भी समझ में आ रही होगी। जो 70 साल से हमने पौवा पीपी के जो बटन दबाए वो अब पक्का नहीं दबाने। ये हुई बात। कुछ बातें पिछली बार मेरे सामने कुछ प्रकरण आए, इसी में एक प्रकरण और जो मैं जिस बात को लेकर शुरू किया वो कल रात की घटना है। कल रात की घटना है, पहले भी इस तरह की कई घटना हुई। यहाँ के प्रशासन को, संबंधित थानों को कई बार सूचित किया गया। यहाँ के थाना अधिकारी लीपापोती करके उन मामलों में ज्यादातर उन्होंने मामले दबा दिए। वो बात है कि जिस तरह हमारा झंडा फाड़ा जाता है, हमारी मूर्ति तोड़ी जाती है, जब आज हमारे विश्व आदिवासी दिवस के बैनर गांव-गांव में हमारे भाइयों ने लगाए, तो इन हरामखोरों को वो भी सहन नहीं होता। और इन्होंने कल रात को धुवालिया में हमारे विश्व आदिवासी दिवस का बैनर लगा था, रात को अंधेरे में, दिन में तो इनकी औकात नहीं है। ये काम ही ऐसे ही करते हैं, दिन में इनकी औकात नहीं है। औकात हो तो आ जाओ, सामने में खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं, खुद के कह रहा हूं कि हो औकात तो आ जाओ, कि लो मैं तुम्हारा बैनर फाड़ता हूं, फिर मैं बताता हूं कि किसकी माई ने असली दूध पिलाया है।
भाइयों ने पिलाया। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। मैं इतिहास में खुले तौर पे लिखा है कि इनको तो इनकी माइयों ने दूध नहीं पिलाया, दाइयों ने पिलाया, हमको तो हमारी माई ने पिलाया। इसलिए छाती ठोक के कहते हैं कि अगर है हिम्मत तो बैनर दिन में फाड़ के दिखाना, फिर हम बताएंगे कि कैसे फाड़ा जाता है। तुम बैनर फाड़ो, हम तुम्हारी फाड़ के बता देंगे। दुधालिया गांव की जो घटना हुई, रात को बैनर फाड़ा गया, उसमें पेट्रोल डाल के आग लगाई गई। मैं साफ तौर पे संबंधित थाना अधिकारी, कौन सा थाना लगता है भाई? केलवाड़ा थाना। केलवाड़ा थाने के एसएचओ अगर मेरी बात सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो तो आसपास के थाने के पुलिस वाले भाई सुन रहे हो तो केलवाड़ा थाने को बता दीजिए कि आपके थाना क्षेत्र में पहले भी इस तरह की घटना हुई। एक बोर्ड तोड़ा गया, मैंने आपको कहा, आपने कहा साहब देख लेंगे। एक दो बार हमारे समाज के और भी झंडे लगे हुए थे, वो फाड़े गए, आपने कहा कोई बात नहीं। अब मैं साफ तौर पे कह रहा हूँ, कल रात की ये घटना हुई, अब की बार आपने लीपापोती की तो अच्छी बात नहीं होगी। अच्छी बात इसलिए नहीं होगी कि फिर कह रहा हूं कि 6 महीने बाद क्या है? चुनाव है। और आपके जो आका हैं, जिनकी वजह से आप हमारी बात नहीं सुनते हो, उनकी तो उल्टी गिनती हमने क्या कर दी? शुरू। अब उल्टी गिनती शुरू हो गई तो 6 महीने बाद बस समझदार को किस तरह का कहते, उनकी हो गई तो इनका तो अपने आप नंबर वैसे ही आ जाना है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी भी वक्त है। मैंने लास्ट बिरसा मुंडा शहादत दिवस के दिन भी कहा था कि यहाँ के पुलिस प्रशासन, यहाँ के और जो प्रशासनिक कर्मचारी हैं, वो मेरे भाइयों को बेवजह परेशान करना बंद कर दे। क्योंकि जिस दिन मेरी सटक गई उस दिन शायद आप जवाब नहीं दे पाओगे, ये याद रखना। अगर मैं विधानसभा में गलती से पहुंच गया, अगर पहुंच गया तो एक एक को हाजिर करवा दूं, लेकिन वहां नहीं पहुंचा और जिस दिन मेरी सटक गई, बीच सड़क पर बिठा के सवाल करता हूं और आपसे जवाब देते हुए नहीं बनेगा, याद रखना। आज से पहले ऐसे सैकड़ों मौके हैं जब मैंने खुले सवाल किए हैं और प्रशासन की बोलती बंद हुई है। इसलिए याद रखना कि मैं पहले तो डॉक्टर, ऐसा नहीं कि बिना पढ़ा लिखा हूं, डॉक्टरी की पढ़ाई की, वो भी मेडिकल वाला। सामने वाले की शक्ल देखते पता लग जाता है कि झूठ बोल रहा है, सही बोल रहा है। और ऊपर से वकील, डॉक्टरी करने के बाद भी वकालत की। फिर ही कह रहा हूं कि मैं तो करेला, वो भी नीम चढ़ा। जिस दिन मेरे हाथ पे चढ़ गए उस दिन ना निगला जाएगा ना उगला जाएगा, इसलिए ध्यान रखना। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे बिंदु हैं, और भी मुझे लगता है कई वक्ता हैं। मुझे मेरे शब्दों को शायद विराम दे देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मुझे पता लग जाता है, संचालक जो होता है आपके आसपास मंडराने लग जाता है, मतलब समझ जाइए कि अब हमारे समय की सीमा नजदीक है। एक दो जो छोटी छोटी बातें हैं, मैं उनको एक बार और आपके सामने, इसलिए ये मैंने कागज इसलिए नहीं लिखा कि मुझे बोलने के लिए कुछ लिखने की जरूरत है, लेकिन कुछ समस्याएं जब मेरे पास आती हैं तो मैं उनको भूल नहीं जाऊं, इसलिए मुझे लिखना पड़ता है कि मैं आप लोगों के हक की बात करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ, और आपके हक की बात नहीं कर पाया तो मुझे यहाँ खड़ा होने का कोई हक नहीं है। इसलिए मुझे शायद इस कागज का सहारा लेना पड़ता है कि जिस दिन मैं मेरे समुदाय के हक की लड़ाई नहीं लड़ पाऊं, मेरे समुदाय के हक की बात नहीं बोल पाऊं, उस दिन मुझे इस माइक को हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं होगा। क्योंकि जिस समाज में मैंने जन्म लिया है, जिस समाज का मैं हिस्सा हूं, उसकी लड़ाई मुझे सबसे पहले लड़नी है। ये मैंने मेरे संस्कारों से सीखा है। आज मैं और सारी बातों के बीच में पुनः एक प्रण करता हूँ। मैं आप सभी को पुनः एक बात कहता हूँ, जो बात मैंने बहुत पहले कही, लास्ट बार भी कही, कि भाई यहाँ पर मैंने 14 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर की जयंती में ये बात कही, फिर मैंने बिरसा मुंडा शहादत दिवस पर ये बात कही, और आज फिर कहता हूँ कि इस पूरे एरिया को पीएसपी एरिया में शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस पूरे एरिया को पीएसपी में शामिल किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। तो ये तो आपकी बात नहीं करेंगे। इनकी तो जिस दिन ये पीएसपी में शामिल हो गया, इनकी दुकानदारी तो बंद, पर अब हमको इनकी दुकानदारी बंद करनी पड़ेगी। ये पीएसपी में शामिल होने का अगर ये लोग चाहते तो 75 साल में इसको आंदोलन का रूप दे देते। मैं आज यहाँ इस मंच से खास तौर पर मेरे युवा भाइयों से, मेरे पढ़े लिखे युवा साथियों से एक
एक बात का आग्रह करना चाहता हूं कि आप सभी तारीख तय करें कि पूरे राजसमंद को पीएसपी में शामिल किया जाए और एक दिन राजसमंद घेराव का ऐलान करें। आपका भाई डॉक्टर आमिर आपके साथ खड़ा है। तारीख तय करके बता दीजिए डॉक्टर साहब कि आज से 15 दिन बाद में राजसमंद घेराव करना है। हर घर से हम जागृत करते हैं, तारीख तय करके आप घोषित कीजिए। तारीख तय करने का अधिकार हमारे यहाँ की डीसीसी जो है वो इस बात का अधिकार है कि डीसीसी निर्णय करे।